वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। कुछ समय पहले हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की थी इंडियन पॉलिटी की, वो बीच में रुक गई थी एग्जाम्स की वजह से। अब उसे रिज्यूम करते हैं और अब तक हम लोग उसमें कर चुके हैं आर्टिकल टॉपिक नंबर वाइस प्रेसिडेंट, उससे आगे बढ़ाते हैं और आज करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव का अगला टॉपिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उपराष्ट्रपति तक मैं आपको बता चुका हूं, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ये बता चुका हूं। आज डिस्कस करते हैं कुछ समथिंग अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो चलिए, भारत सरकार के जो पॉलिटी के जो बेसिक्स हैं, जो संविधान से इमर्ज होते हैं, वो बताता हूं। प्रैक्टिकली कैसे होता है वो किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज तो कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेसिक उसका प्रोविजंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, खास बात यह है कि ये फिर प्रेपॉन की लाइव क्लास है, आपके साथ लाइव इंटरेक्शन करने की कोशिश है। कल एक लाइव क्लास की थी, उसमें आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आया है। इसी तरीके से लाइव इंटरेक्ट करते रहेंगे तो पढ़ाई और इंटरेक्टिव हो जाएगी और आपके जो क्वेरीज वगैरह भी है वो हैंडल हो पाएंगी। चलिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्री परिषद। हमने बात कर ली राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, और यह बताया आपको कि जितने भी केंद्र सरकार के काम होते हैं, जितने भी यूनियन गवर्नमेंट के काम होते हैं, दे आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिन्हें हम कहते हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं। उपराष्ट्रपति भी एग्जीक्यूटिव के पार्ट है। उपराष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव के पार्ट क्यों हैं? वो इसलिए पार्ट है एग्जीक्यूटिव के, केंद्रीय कार्यपालिका के, क्योंकि जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो वो राष्ट्रपति बन के काम कर सकते हैं। वैसे तो उनका काम राज्यसभा का चेयरमैन बन के काम करना है, लेकिन क्योंकि उनका एक काम ये भी है, मेन काम उनका क्या है, राज्यसभा का चेयरमैन बन के काम करना, लेकिन एक काम ये भी है कि राष्ट्रपति नहीं होंगे तो वो राष्ट्रपति बन के भी काम कर सकते हैं। इसलिए उपराष्ट्रपति को हमेशा यूनियन एग्जीक्यूटिव में काउंट किया जाता है। उसके बाद आ जाती है केंद्र सरकार, जिसको संविधान में बोला गया है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नमस्कार रोनी, अविनाश नमस्कार, रूपेश नमस्कार। रूपेश सेज आपकी वजह से जीएस में इंटरेस्ट आ गया, गुड। बस पढ़ते चले जाइए, आपको छोटी छोटी बातें पता लगेंगी और कंसेप्ट कब आपके बन जाएंगे पॉलिटी के आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, संविधान में लिखा है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं वो एक्चुअली होती क्या है? संविधान में जो मेंशन है फ्रेज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो एक्चुअली इट इज अ बॉडी कंप्राइजिंग 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर। 3 तरीके के मंत्री हो सकते हैं। इस जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, इसमें 3 तरीके के मंत्री हो सकते हैं। उनकी जो रैंक होती है, जो इंग्लैंड में फॉलो होता है, इंग्लैंड के हिसाब से हमने इस सिस्टम को बनाया है। ये सिस्टम संविधान में लिखा हुआ नहीं है। उस रैंक के अनुसार जो सबसे हाईएस्ट रैंक के मंत्री होते हैं उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर कह देते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में हो सकता है एक राज्य मंत्री हो, 2 राज्य मंत्री हो, 3 राज्य मंत्री हो, यह भी हो सकता है। और हो सकता है डिप्टी मिनिस्टर भी हो। कैबिनेट मिनिस्टर बड़े मंत्रालय होते हैं, उनके जो हेड होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनके साथ राज्य मंत्री भी हो सकते हैं, डिप्टी मिनिस्टर भी हो सकते हैं। यह मंत्रालय ऐसा हो जिसमें बस कैबिनेट मिनिस्टर ही हो, नीचे के 2 मंत्री ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि मंत्रालय ऐसा हो जिसमें कैबिनेट लेवल का मंत्री ना होकर राज्य मंत्री स्तर के मंत्री को ही उसका चार्ज दे देते हैं। अगर ऐसा होता है तो लिख देते हैं राज्य मंत्री विद स्वतंत्र कार्यभार, इंडिपेंडेंट चार्ज। जब भी किसी मंत्री का डेजिग्नेशन हो ही इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, इसका मतलब इसके ऊपर कैबिनेट मंत्री नहीं है। ही हैज टू रिपोर्ट डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर, वो सीधे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगा। अदरवाइज तो बड़े मंत्रालयों के हेड कैबिनेट मंत्री हुआ करते हैं। तो ये 3 तरीके के मंत्री हो सकते हैं, हमेशा होंगे ही ऐसा नहीं कह सकते। और ये संविधान में लिखा हुआ नहीं है, ये रैंक्स होती है जो हम इंग्लैंड से फॉलो करते हैं। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इंग्लैंड से ही इन्फ्लुएंस होता है, तो वहां के सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। तो हमारे 3 तरीके के मंत्री हो सकते हैं, हो ही जाएंगे नहीं कह सकते।
ये तो पॉलिटिकल सिस्टम है जो हम फॉलो करते हैं। नमस्कार, एसपी सिंह, गौरव कुमार, थैंक यू। आपको अच्छा लग रहा है मॉडर्न हिस्ट्री 50 सीरीज। पवन राजपूत, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो ये 3 तरीके के मंत्री हो सकते हैं। अब कैबिनेट क्या होती है? क्या कैबिनेट शब्द संविधान में कहीं इस्तेमाल हुआ है? आपने कभी प्रश्न किया कि सर ने बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो लिखा हुआ है संविधान में, उसमें 3 तरीके के मंत्री हो सकते हैं, कैबिनेट, राज्य मंत्री और डिप्टी मिनिस्टर। तो क्या कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल संविधान में कहीं हुआ था, जबकि कैबिनेट सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी होती है? जब हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो ये जो कैबिनेट होती है यही होती है रियल गवर्नमेंट, यही भारत की रियल सरकार होती है। सारे इंपॉर्टेंट फैसले कैबिनेट लेती है। कौन सा बिल लाना है, फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, सारे महत्वपूर्ण फैसलों को कैबिनेट लेती है। कोई भी योजना आएगी तो कैबिनेट बोलेगी कि ये योजना हम लागू करते हैं, योजना हम लेके आते हैं। अग्निपथ की योजना है, अग्निवीर की योजना है, कोई भी योजना होगी, किसी मुद्दे पे आएगी, वो कैबिनेट ओके करेगी तभी जाता है। कोई बिल लाना है, कैबिनेट ओके करेगी तो बिल आगे जाएगा। तो यही रियल गवर्नमेंट होती है। इसका मतलब कैबिनेट इज अ सबसेट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Every member of cabinet has to be member of council of ministers, but every member of council of ministers is not member of cabinet, because council of ministers comprises 3 types of ministers। उसमें जो कैबिनेट रैंक के होते हैं वही फैसला लेने वाली बॉडी होती है। जब हम कहते हैं कैबिनेट, तो इसका मतलब, जब हम कहते हैं सरकार ने फैसला लिया है, तो हमारा कहने का मतलब होता है कि कैबिनेट लेवल के मंत्रियों ने फैसला लिया है। यही थिंक टैंक होती है देश का, सारे फैसले कैबिनेट ही लेती है। अगर ये बोला जाए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज ए डेलिबरेटिव बॉडी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज ए बॉडी विच टेक्स डिसीजन डज नॉट सिट एवर, कभी नहीं बैठती है। जो बैठ के फैसला करते हैं उन्हें कैबिनेट कहते हैं। सारे मंत्री कभी बैठ के फैसला करें, भारत की नीति बनाए, ऐसा कभी नहीं होता। जो नीति बनाते हैं वो कहलाते हैं कैबिनेट। कैबिनेट शब्द का मतलब होता है क्लोज्ड। कैबिनेट शब्द का मतलब होता है क्लोज्ड। और इसका क्यों नाम कैबिनेट पड़ा, क्यों क्लोज्ड कह देते हैं इसे, ये मैं आपको आगे बता दूंगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, एसपी सिंह सेज ओके। गौरव कुमार 1707 से 57 के लिए कुछ वीडियोस के बारे में थोड़ा बता दीजिए। ठीक है, जरूर जरूर, राइट, मैं सब बता दूंगा आपको, नो प्रॉब्लम। चलिए, अब मैंने आपको बताया कैबिनेट शब्द इस्तेमाल हुआ है। कैबिनेट शब्द ओरिजिनल संविधान में कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन जब इमरजेंसी लगी देश में 1975 में, उसके बाद ये देखा गया इमरजेंसी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो प्रधानमंत्री की जो मिसयूज पावर का कर सकते हैं उस पर बाइंडिंग लगाने के लिए, रुकावट लगाने के लिए आर्टिकल 352 में चेंज किया गया, और वहां पहली बार कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल संविधान में हुआ। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से 1975 में इमरजेंसी लगी थी, और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को जो मशवरा दिया था कि आप इमरजेंसी लगा दीजिए, उसमें यह कहा जाता है कि बहुत से मंत्रियों को पता भी नहीं था। इससे मतलब यह समझ में आया कि अगर प्रधानमंत्री डिक्टेटोरियल होने लगे, प्रधानमंत्री थोड़े से मनमानी करने लगे, ऐसे में तो फिर इमरजेंसी कभी भी लगाई जा सकती है और पूरी कैबिनेट तक को पता नहीं है। तो उसमें थोड़ा सा एक प्रिकॉशन लेते हुए संविधान में परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ, अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, और 44th अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 352 जिसके तहत देश में इमरजेंसी लगाई जाती है उसमें कुछ बदलाव किए। वो पहला मौका था जब संविधान में वर्ड कैबिनेट इस्तेमाल हुआ है। उसमें लिखा है, प्रेसिडेंट शैल नॉट इशू अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंटिल द डिसीजन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। ये पहली बार इस्तेमाल हुआ है। आर्टिकल 352 में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति तब तक इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन जारी नहीं करेंगे जब तक उनके पास फैसला नहीं आएगा, किसका, यूनियन कैबिनेट का। खास बात यह है कि यहां डिफाइंड भी है क्या होगी यूनियन कैबिनेट। दैट इज टू से द काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक अंडर आर्टिकल 75। देखिए, संविधान में कैबिनेट शब्द की डेफिनेशन भी दी हुई है, यूजुअली लोग इसको नहीं जानते हैं। आर्टिकल 75 में पहली बार कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल हुआ, और ब्रैकेट में डेफिनेशन भी लिखी हुई है, दैट इज टू से काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक। जब तक कैबिनेट का पूरी कैबिनेट का फैसला राष्ट्रपति को नहीं बताया जाएगा, तब तक राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाने के लिए बाध्य नहीं। वो कंटेक्स्ट अलग है। मेरा मकसद आपको बताना है कि जो कैबिनेट वर्ड है
वो संविधान में मेंशन है, ओरिजिनली मेंशन नहीं था, एक ही जगह मेंशन है, आर्टिकल 352 में मेंशन है, और वहां कैबिनेट शब्द की डेफिनेशन भी दे रखी है। तो ये होती है कैबिनेट, जिसे हम रियल गवर्नमेंट कह देते हैं। इट इज ए पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ए कैबिनेट मीटिंग इज ऑलवेज चेयर्ड बाय प्रधानमंत्री। जब कैबिनेट की मीटिंग होती है, इसे हमेशा प्रधानमंत्री ही चेयर करते हैं। अगर प्रधानमंत्री कहीं और हैं, भारत के बाहर गए हुए हैं, कैबिनेट मीटिंग करनी है, तो प्रधानमंत्री किसी और कैबिनेट मंत्री को वो चार्ज दे सकते हैं, मेरी एब्सेंस में ये कैबिनेट की मीटिंग ले सकते हैं। ये प्रधानमंत्री के ऊपर है, वरना कैबिनेट के हेड हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं। इन फैक्ट इट इज द कैबिनेट, नॉट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, विच सिट्स एज ए बॉडी टू टेक डिसीजन। ये मैं आपको बता चुका हूं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं, कैबिनेट ही होती है जो बैठती है और देश के सारे फैसले लेती है। कैबिनेट का फैसला बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है। इट इज द रियल गवर्नमेंट, इट एक्ट्स एज ए बकल विच जॉइंस एग्जीक्यूटिव पार्ट विद द लेजिस्लेटिव पार्ट। ये एग्जीक्यूटिव है और ये लेजिस्लेचर है। और आगे चल के मैं आपको बता दूंगा कि हमारे यहाँ का जो सिस्टम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पर ये होता है कि एग्जीक्यूटिव इज सबसेट ऑफ लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर होता है, पार्लियामेंट होती है, उसी में गवर्नमेंट होती है। तो जो मंत्री होते हैं वो ऑलरेडी लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। तो हम ये कहते हैं कैबिनेट वो बकल होती है, कैबिनेट वो बकल होती है जो एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर से जोड़ती है। कैबिनेट वो बकल होती है जो एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर से जोड़ती है। ये पार्लियामेंट लॉ मेकर्स के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में एक बकल के तौर पे काम करती है। ये तो मैंने आपको इन जनरल बता दिया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है, कैबिनेट क्या होती है। लेकिन अब ये जान लेते हैं कि संविधान में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, जहां से सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी शुरू होती हैं। जो हम प्रॉब्लम देखते हैं जो हमारे महाराष्ट्र में इस समय चल रही है, या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो प्रोविजंस जो संविधान में दिए हैं उन्हीं के इंटरप्रिटेशन से, उन्हीं के मीनिंग से शुरू होती हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेकर बात करें तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 74, जिसके 2 क्लॉजेज हैं। आर्टिकल 74 वो क्लॉज है जहां भारत सरकार के बारे में पहला प्रोविजन दिया गया है। वहां लिखा हुआ है देयर शेल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद पीएम एट द हेड। 2 बातें लिखी हुई हैं, हुआ करेगी एक मंत्री परिषद, हुआ करेगी एक मंत्री परिषद, पहली बात। दूसरी बात ये बता दिया गया उसके हेड को क्या बोलेंगे, उसके हेड को पीएम बोलेंगे। ये यहां लिखा हुआ है कि मंत्री परिषद के हेड को पीएम बोलेंगे। 2 बातें बता दी। तीसरी बात बता दी, इसका काम क्या है, राष्ट्रपति को एडवाइस देना। तीसरा काम, इसका काम बता दिया गया। तीसरी बात जो बताई गई है आर्टिकल 74 में, वो इसका काम बता दिया गया। इसका काम है राष्ट्रपति को एडवाइस देना। मतलब राष्ट्रपति, देश के सारे काम राष्ट्रपति के नाम पे होंगे। राष्ट्रपति ये सारे काम करेंगे किसकी एडवाइस पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। तो यहां से यह जाहिर हो रहा है कि राष्ट्रपति के लिए एडवाइजरी बॉडी होती है, उसे कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राष्ट्रपति के बहुत सारे मंत्री हैं, उनमें से एक मंत्री कहलाते हैं प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति के पास एक कार्यकारिणी होती है, बॉडी होती है, कहलाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इस आर्टिकल से जो ओरिजिनली इतना था, इससे यह जाहिर नहीं होता कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री या काउंसिल की बात माननी जरूरी है। लिखा तो है देयर शैल बी अ काउंसिल टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। इससे यह जाहिर नहीं हो रहा है कि राष्ट्रपति को जो एडवाइस काउंसिल देगी वो मान ही लेंगे। लेकिन जो पॉलिटिकल सिस्टम हमने फॉलो किया, जिसे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहते हैं, वहां होता यही है कि राष्ट्रपति को कहते हैं नॉमिनल गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री को कहते हैं रियल गवर्नमेंट। या राष्ट्रपति हो जाते हैं नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री हो जाते हैं रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। होता यही है कि जो सरकार सलाह देती है राष्ट्रपति को, वो मोर और लेस माननी पड़ती है। हाँ, अब ये जो प्रॉब्लम थी, ये शुरू में तो बहुत देखी गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू के बीच में ये टसल रही थी। फिर आगे चल के ये चेंज हुई, चेंज ये हुआ, उसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में अगर डिफरेंसेस हैं भी, तो वो सरफेस में नहीं आते थे। लेकिन आगे चल के पॉलिटिक्स थोड़ी कॉम्बेटिव हो गई, कॉम्पिटिटिव हो गई, जहां पर कन्फ्रंट्रेशन ज्यादा होने लगे। जो पहले होते भी थे तो नीचे दब जाते थे, बाद में ज्यादा उसका सरफेस पे आने लगे, देखने लगे। ऐसे में फिर कांग्रेस गवर्नमेंट ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट पास किया। उन्होंने कहा ये दुविधा मैं खत्म किए देती हूं। प्रधानमंत्री ने उस समय की कहा, अगर राष्ट्रपति को थोड़ा सा भी ये लगता है कि प्रधानमंत्री की बात उन्हें माननी जरूरी नहीं है, ये दुविधा है, इसको मैं संविधान में डाल के खत्म कर देती हूँ। ये डाल दिया गया कि राष्ट्रपति को जो भी एडवाइस दी जाएगी, राष्ट्रपति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी एडवाइस देगी,
वो राष्ट्रपति को मानना अनिवार्य है? हाँ, ये हो सकता, वो राष्ट्रपति को मानना अनिवार्य है। मतलब आर्टिकल 74 में ये जोड़कर कि जो राष्ट्रपति को एडवाइस दी जाएगी वो उनको मानना अनिवार्य है। राष्ट्रपति से जो भी सोचने की शक्ति थी वो प्रधानमंत्री ने उस समय खींच ली। आपके पास सोचने की शक्ति नहीं है, जो काउंसिल ने बोला है वो आपको एज इट इज करना पड़ेगा, डिटो करना पड़ेगा। राष्ट्रपति की पावर्स बिल्कुल जीरो कर दी गई थी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 74 में लिख दिया कि जो राष्ट्रपति को बताया जाएगा उन्हें बिल्कुल सोचना नहीं है, उनका काम सोचने का बिल्कुल नहीं है, उनका काम बस सिग्नेचर करने का, एसेंट देने का है। जो सरकार ने एडवाइस दी है वो उन्हें करना ही होगा। इससे तो राष्ट्रपति बिल्कुल ही खत्म हो गए थे। लेकिन आगे चल के जब 44th अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 में, जनता पार्टी सरकार आई, उन्होंने कहा राष्ट्रपति के पास थोड़ा सा वजन ज्यादा दे दिया गया है, थोड़ा सा लूजन करते हैं, इसको हल्का करते हैं। उन्होंने ये ऐड कर दिया कि ठीक है, सरकार ने एडवाइस दी है राष्ट्रपति को, लेकिन राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने के लिए भेजने का अधिकार एक बार है। राष्ट्रपति को लगता है एडवाइस जल्दबाजी में भेज दी गई है, राष्ट्रपति एडवाइस से एग्री नहीं कर रहे हैं, अपनी स्वीकृति नहीं देना चाहते हैं, एसेंट नहीं देना चाहते हैं, तो वो एडवाइस को एक बार वापस भेज सकते हैं। वापस भेजने का अधिकार दिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है चेंज कराने का अधिकार है। राष्ट्रपति को 44th अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कहा? आपका एडवाइस वापस भेजने का अधिकार है। इट डज नॉट ट्रांसलेट टू द मीनिंग दैट यू हैव राइट टू गेट इट चेंज्ड। ये सरकार के ऊपर है। अगर वो एडवाइस को एज इट इज दोबारा भेज देते हैं वापस, फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है, फिर तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति को एक मौका दे दिया गया कि आप अपना विजडम दिखा सकते हैं, एक बार आप वापस भेज दीजिए। एडवाइस चेंज होगी नहीं होगी ये तो फिर सरकार के विजडम पे डिपेंड करता है। राष्ट्रपति को थोड़ा सा ये माइलेज दे दी गई थी कि आप ठीक है, आप एक बार वापस भेज दीजिए। तो फाइनल यही हुआ, फाइनल यही होता है कि राष्ट्रपति किसी भी सरकार की एडवाइस को एक बार वापस भेज सकते हैं, और एक बार वापस भेजने के बाद अगर सरकार वही एडवाइस देती है, उनके पास फिर उसे वापस भेजने का अधिकार नहीं होता, फिर तो उनको स्वीकृति देनी ही होगी। इतनी बात समझ में आ गई? हैव यू गॉट? चलिए, अब आर्टिकल 74, ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक कैबिनेट हुआ करती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, उसका काम राष्ट्रपति को एडवाइस देना होता है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति जो एडवाइस दे रहे हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस दे रही है, क्या उसमें कोई कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है? तो आर्टिकल 74 क्लॉज 2 कहता है नो कोर्ट कैन इंक्वायर इनटू व्हाट एडवाइस इज गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए, मैंने क्या बताया, कैबिनेट शब्द का मतलब होता है क्लोज्ड, मतलब कैबिनेट के फैसले बहुत क्लोज होते हैं, सीक्रेट होते हैं। वो फैसले सरकार ने क्या राय दी है राष्ट्रपति को, ये कोई कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकती। मतलब संविधान ने ये कोर्टों पर रोक लगाई है, उन पे पाबंदी लगाई है कि सरकार ने क्या एडवाइस दी है किस मुद्दे पर, यह जानने का आपको कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब सरकार की एडवाइस क्या थी, उस मुद्दे पर यस थी या नो थी, ये जानने का आपको अधिकार नहीं है। इसका मतलब कैबिनेट की एडवाइस क्लोज्ड है, नो कोर्ट कैन इंक्वायर इनटू। जब तक कैबिनेट खुद ना बता दे, तब तक कोई कोर्ट नहीं जान सकती कि सरकार ने क्या एडवाइस दी है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अब आगे चल के प्रॉब्लम ये आई जब एक केस आया, एसआर बोम्बई केस 1994 में। एसआर बोम्बई केस राष्ट्रपति शासन की बात से संबंधित केस हुआ करता था। शॉर्ट में आपको बता देता हूं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, यह बात तो सही है, आर्टिकल 74 हमको रोकता है कि सरकार ने क्या एडवाइस दी है राष्ट्रपति को, क्या उन्होंने बोला है कि राष्ट्रपति को कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, या उन्होंने ना बोला है। हमें हाँ या ना जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना हम जान सकते हैं क्योंकि हमारे ऊपर पाबंदी है। लेकिन हाँ, इतना अधिकार तो हमें है कि राष्ट्रपति ने हाँ बोला है या ना बोला है, जो भी बोला हो, जो भी राष्ट्रपति ने बोला है उसको बोलने का जो आधार है वो क्या है। अगर सरकार ने राष्ट्रपति को सही दस्तावेज नहीं सौंपे हैं, अगर राष्ट्रपति की एडवाइस में और जो एग्जिस्टेंट कंडीशंस हैं जिसके बेस पे एडवाइस बनाई गई है उनमें कोई तालमेल नहीं बैठता है, तो ऐसी एडवाइस को हम खारिज कर देंगे। मतलब सरकार ने जो एडवाइस दी थी, उस एडवाइस देने के पीछे जो कन्विक्शन है, जो एविडेंसेस हैं, जो आपकी रिपोर्ट हैं, क्या रिपोर्ट्स में कहे गए तथ्यों में सरकार की एडवाइस में कोई तालमेल बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। अगर लगता है कि रिपोर्ट कुछ कहती है, सरकार ने कुछ कह दिया, इनके बीच में तालमेल नहीं है, ऐसी एडवाइस को हम खारिज कर देंगे। इस हद तक सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है।
इस हद तक तो हम जरूर इंक्वायर कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, सरकार की किसी एडवाइस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, कहां तक वो एडवाइस उस चीज से मैच करती है जिस आधार पे एडवाइस बनाई गई है। आप कहते हैं इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, राष्ट्रपति ने कह दिया हाँ लगा दिया जाए, लेकिन आपने क्या वो जो आपने एडवाइस बनाई है अपनी कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है, वो आधार पेश कीजिए जिसपे आपने निष्कर्ष निकाला है कि राज्य में हालात ज्यादा खराब हैं, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। अगर आपके पास वो एविडेंसेस नहीं है जिसपे आपने ये एडवाइस बनाई है, तो ऐसी एडवाइस को हम खारिज कर देंगे। इस नाते हमको जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार है। तो फाइनल पॉइंट ये समझ में आया कि सरकार की एडवाइस पे वैसे तो संविधान कहता है कि कोई इसमें इंक्वायरी नहीं हो सकती, लेकिन ये संभव है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कुछ हद तक जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। दिस इज आर्टिकल 72। तो इसे कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा क्या होती है जो हम भारत सरकार जिसे हम कह देते हैं, वो अपॉइंट कैसे होती है, कौन उसको अपॉइंट करता है, क्या उसके पास पावर्स होती हैं, और क्या उसकी, जब हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो क्या होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये मैंने वीडियो जानबूझ के छोटा रखा है ताकि हमारा जो ये लाइव क्लास का ट्रायल चल रहा है ये ठीक से हो जाए, और जब हमको लगेगा कि ये टेक्नोलॉजिकली ठीक से हम कर पा रहे हैं, हम क्लास को थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा भी देंगे। आप लोग जरूर अपनी राय बताइए कि इस क्लास को हम कितना लंबा खींचें ताकि ठीक से हो जाए, और हम भी देख लेते हैं कि हमारे सिस्टम की क्षमता कहाँ तक है कि हम इसे ठीक से कैरी ऑन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। चलिए आपसे मुलाकात कल फिर होती है, कल हम फिर इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, और जल्दी ही आपकी जो डिमांड है मॉडर्न इंडिया की उसे भी पूरी करेंगे, और पॉलिटी को जल्दी ही खत्म करेंगे। जो 50 टॉपिक का सीरीज हमने चलाई थी उसे जल्दी ही वाइंड अप कर दूंगा। चलिए थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लाइव क्लास में आए, आपने इंटरेक्शन किया मेरे साथ। इस क्लास को और इंटरेक्टिव बनाएंगे। अपनी क्वेरीज आप चाहें पूछ सकते हैं, या प्रेपॉन का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें क्वेरीज डाल दीजिए, मैं आपको उसमें आंसर दूंगा। एक टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की हमने बनाई है, उसमें फ्री एंट्री है आपके लिए। आप चाहें तो वो पूरी टेस्ट सीरीज है, 10 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स की, उसे जाकर सॉल्व कर सकते हैं। आपको वहां पर एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर मिलेंगे। आपकी रैंक क्या है, आपने रैंक क्या पाई है, कितनों से आप आगे हैं, कितनों से आप पीछे हैं, वो भी आप कर सकते हैं ताकि आपको पूरा सॉल्यूशन मिलने लगे। चलिए थैंक्स अ लॉट, फिर कल मुलाकात होगी। थैंक यू।